नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका। मैं हूं रोहित। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वह शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लेकिन सबसे अनदेखी समस्या का समाधान है। किताब का नाम है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, जिसे लिखा है बैरी श्वार्ट्ज ने। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी कल शाम के बारे में सोचें। शायद आप अपने ऑफिस से थक कर आए थे। आपने सोचा होगा कि चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, नेटफ्लिक्स पर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। आप टीवी के सामने बैठे, रिमोट हाथ में लिया, और फिर क्या हुआ? 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, आधा घंटा बीत गया। आप बस स्क्रॉल कर रहे थे, सैकड़ों फिल्में, हजारों शोज, लेकिन आप तय ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर देखें क्या। और अंत में शायद आपने थक कर टीवी बंद कर दिया, या फिर वही पुराना शो लगा लिया जो आप पहले भी 10 बार देख चुके हैं। क्या आपको उस वक्त गुस्सा आया? क्या आपको खुद पर चिढ़ हुई कि यार मैं एक छोटी सी फिल्म भी डिसाइड नहीं कर पा रहा? दोस्तों, दक्षय, ये आपकी गलती नहीं है। ये समस्या है चॉइस की, विकल्पों की। हम सब बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि आजादी का मतलब है अपनी मर्जी का चुनने की शक्ति। हमें लगता है कि हमारे पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे हम उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। अगर एक तरह की जीन्स के बजाय दुकान में 50 तरह की जीन्स हो तो यह हमारे लिए अच्छा है ना? लेकिन बैरी श्वर्ट्ज कहते हैं नहीं, ये सच नहीं है। यह किताब दी पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इसी झूठ का पर्दाफाश करती है। यह हमें बताती है कि कैसे जरूरत से ज्यादा विकल्प हमें आजाद नहीं करते, बल्कि हमें पैरालाइज कर देते हैं। वो हमें खुश नहीं करते, बल्कि हमें एंग्शियस और उदास बना देते हैं। अगले कुछ घंटों में हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि हम गलत फैसले क्यों लेते हैं, हमें फैसलों के बाद पछतावा क्यों होता है, और सबसे जरूरी बात, हम अपनी जिंदगी को सिंपल और खुशहाल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। चैप्टर 1, जब विकल्प बन जाते हैं बोझ, व्हेन चॉइस बिकम्स अ बर्डन। दोस्तों, सबसे पहले हम उस चीज को समझेंगे जिसे बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं द ऑफिशियल डॉगमा, यानी हमारी दुनिया का एक ऐसा नियम जिसे सब सच मानते हैं। यह नियम कहता है कि अगर हमें नागरिकों की भलाई करनी है तो हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देनी होगी, और फ्रीडम देने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस देना। सुनने में ये लॉजिक बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जरा रियल लाइफ में चलते हैं। मान लीजिए आप एक सुपरमार्केट गए हैं, आपको सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट चाहिए। आप बिस्किट वाले सेक्शन में जाते हैं और वहां देखते हैं 150 तरह के बिस्किट, कोई चॉकलेट वाला, कोई ओट्स वाला, कोई शुगर फ्री, कोई ग्लूटेन फ्री, कोई डाइजेस्टिव, कोई क्रीम क्रैकर। अचानक एक छोटा सा फैसला एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। आपका दिमाग कैलकुलेट करने लगता है, कौन सा लूं? कहीं यह वाला ज्यादा महंगा तो नहीं? कहीं उस वाले का टेस्ट बेकार तो नहीं होगा? लेखक इसे समझाने के लिए एक बहुत ही मशहूर स्टडी का उदाहरण देते हैं जिसे द जाम स्टडी कहा जाता है। इसे ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत दिलचस्प है। एक बार एक गवर्नमेंट फूड स्टोर में एक प्रयोग किया गया। वहां एक स्टॉल लगाया गया जहां लोग अलग अलग तरह के जैम्स को टेस्ट कर सकते थे। उस थ्री प्रयोग 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में उन्होंने स्टॉल पर 24 अलग अलग तरह के जैम्स रखे। जाहिर है इतने सारे रंग बिरंगे जैम्स देखकर बहुत भीड़ जमा हुई। बहुत से लोगों ने उन्हें चखा। दूसरे चरण में उन्होंने विकल्पों को कम कर दिया। स्टॉल पर सिर्फ 6 तरह के जैम्स रखे गए। अब नतीजा सुनिए जो आपको हैरान कर देगा। जिस वक्त 24 जैम रखे थे वहां बहुत लोग आए, लेकिन उनमें से सिर्फ 3% लोगों ने ही जैम खरीदा। जी हाँ, सिर्फ 3%। लेकिन जब सिर्फ 6 जैम्स रखे थे तब वहां आने वाले लोगों में से 30% लोगों ने जैम खरीदा। तो फर्क देख रहे हैं आप, 10 गुना का अंतर। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हमें डर लगता है कि कहीं हम गलत चुनाव न कर लें। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। हम इतना सोचते हैं, इतना नाप तोल करते हैं कि अंत में हम फैसला लेना ही टाल देते हैं। हम सोचते हैं छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। और अगर हम कुछ खरीद भी लेते हैं तो भी हम खुश नहीं होते। हमें लगता है शायद वो दूसरा वाला जैम ज्यादा अच्छा होता। द टेक अवे। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय का सबसे बड़ा सबक या मेन लेसन यह है कि मोर इज लेस। ज्यादा विकल्प होना हमेशा अच्छा नहीं होता, बल्कि यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है और हमें मानसिक रूप से थका देता है। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। अब सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। इसे अप्लाई करना आज से ही शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले आप अपनी डेली लाइफ के छोटे छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर दीजिए। जैसे कि सुबह उठकर क्या पहनना है। बरेक ओबामा और मार्क जकरबर्ग जैसे लोग हमेशा एक ही तरह के कपड़े डेढ़े क्यों पहनते हैं? ताकि उन्हें सुबह उठते ही अपनी मेंटल एनर्जी कपड़े चुनने में खर्च न करनी पड़े। तो कल सुबह आप ये ट्राई कर सकते हैं। रात को ही अपने कपड़े निकाल कर रख दें। नाश्ते में क्या खाना है ये पहले से तय कर लें। जब आप इन छोटे छोटे बेकार के चॉइसेस को अपनी जिंदगी से हटा देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास दिन के बड़े और जरूरी फैसलों के लिए ज्यादा ऊर्जा बची है। चैप्टर 2। आप कौन हैं, मैक्सिमाइजर या सैटिस्फाइसर? अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ रहे हैं। यह वह हिस्सा है जो आपको आपके अपने स्वभाव का आईना दिखाएगा। बैरी श्वर्ट्ज कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मैक्सिमाइजर्स और दूसरे होते हैं सैटिस्फाइसर्स। चलिए पहले मैक्सिमाइजर्स को समझते हैं। क्या आप वो इंसान हैं जो एक मोबाइल फोन खरीदने से पहले 50 यूट्यूब रिव्यूज देखते हैं? क्या आप हर वेबसाइट पे प्राइस कंपेयर करते हैं? क्या आप तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक आपको यकीन न हो जाए कि आपने दुनिया की सबसे बेस्ट डील हासिल की है? अगर हाँ, तो मेरे दोस्त आप एक मैक्सिमाइजर हैं। मैक्सिमाइजर को हमेशा सबसे अच्छा चाहिए होता है। उनके लिए गुड एनफ या काम चलाओ जैसा कोई शब्द नहीं होता। उन्हें हर फैसले में परफेक्शन चाहिए, चाहे वो नौकरी चुनना हो, जीवन साथी चुनना हो या फिर डिनर के लिए रेस्टोरेंट चुनना हो। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है एंग्जाइटी और रिग्रेट, क्योंकि सबसे अच्छा खोजना लगभग नामुमकिन है। और जब मैक्सिमाइजर कोई फैसला ले भी लेता है तो उसे हमेशा शक रहता है, क्या मैंने सही किया? क्या वो दूसरा वाला फोन इससे बेहतर था? अब बात करते हैं दूसरी तरह के लोगों की, सैटिस्फाइसर्स। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सैटिस्फाई और सफाइस। सैटिस्फाइसर वो इंसान है जिसके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं। जैसे ही उसे कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो उसके मापदंडों पर खरी उतरती है, वो उसे चुन लेता है और आगे बढ़ जाता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक सैटिस्फाइसर को एक गर्म स्वेटर चाहिए। वो दुकान में जाता है, उसे एक स्वेटर दिखता है जो उसे फिट आ रहा है, रंग अच्छा है और कीमत भी ठीक है। वो उसे खरीद लेता है। बस कहानी खत्म। वो अब यह सोचकर परेशान नहीं होगा कि बगल वाली दुकान में इससे 100 रुपये सस्ता स्वेटर मिल सकता था। हैरानी की बात यह है कि रिसर्च बताती है कि भले ही मैक्सिमाइजर्स अक्सर ऑब्जेक्टिवली बेहतर चीजें चुनते हैं, यानी उनका फोन शायद सच में फीचर्स में बेहतर हो, लेकिन खुश हमेशा सैटिस्फाइसर्स ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि सैटिस्फाइसर्स अपने फैसले से संतुष्ट रहते हैं। उनके दिमाग में काश और अगर का शोर नहीं होता। द टेक अवे। तो इस चैप्टर का मेन लेसन यह है कि परफेक्शन की तलाश करना दुखी रहने का एक पक्का नुस्खा है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमाइजर के बजाय सैटिस्फाइसर बनने की कोशिश करनी होगी। आपको सबसे बेस्ट के पीछे भागना छोड़कर मेरे लिए क्या काफी है, इस पर ध्यान देना होगा।
रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? यह सुनना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है ना? क्योंकि हमारा समाज हमें हमेशा नंबर वन बनने के लिए धकेलता है, लेकिन आप इसकी शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। अगली बार जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठे, मान लीजिए आपको एक हेडफोन लेना है, तो ऐप खोलने से पहले एक कागज पर लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। लिखिए, मुझे एक ऐसा हेडफोन चाहिए जिसकी बैटरी 20 घंटे चले, जिसमें माइक हो और जो 2,000 रुपए के अंदर हो। ओके, अब सर्च कीजिए दैट, और जैसे ही आपको वो पहला हेडफोन मिले जो इन तीनों शर्तों को पूरा करता हो, उसे तुरंत कार्ट में डालिए और बाएं कर लीजिए। नीचे और स्क्रॉल मत कीजिए और रिव्यूज मत पढ़िए और ऑप्शंस मत देखिए। शुरुआत में आपको बहुत बेचैनी होगी, आपको लगेगा कि आप कोई बहुत अच्छी डील मिस कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए, जब वो हेडफोन घर आएगा और आप उसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वही खुशी मिलेगी जो 10 घंटे बर्बाद करने के बाद मिलती, बल्कि उससे ज्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त बचाया है। चैप्टर 3, अवसर की कीमत और पछतावा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड रिग्रेट। चलिए अब कहानी को थोड़ा और गहरा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी एक चीज को चुनते हैं, तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? जब आप शाम को इटालियन फूड खाने का फैसला करते हैं, तो उसी वक्त आप चाइनीज फूड को ना कह रहे होते हैं, आप इंडियन फूड को ना कह रहे होते हैं, आप घर का खाना खाने को ना कह रहे होते हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर वो चीज जो हम नहीं चुनते, वो एक लागत है, एक कॉस्ट है। और समस्या यह है कि हमारे पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतनी ही बढ़ जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां छुट्टियां बिताने के लिए सिर्फ दो ही जगह हैं, या तो पहाड़ डच या समुद्र। अपने पहाड़ डच चुना, आपको वहां जाकर बहुत मजा आया। आपको बस थोड़ा सा मलाल रहा कि आप समुद्र नहीं देख पाए। लेकिन आज की दुनिया में सोचिए, आप छुट्टियां बिताने के लिए कहां जा सकते हैं? शिमला, मनाली, गोवा, केरला, बाली, थाईलैंड, यूरोप, हजारों जगह हैं। अब अगर आप मनाली जाते हैं और वहां होटल का कमरा थोड़ा सा भी गंदा निकलता है, या खाना थोड़ा सा भी ठंडा होता है, तो आप तुरंत क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे, यार गलती कर दी, मुझे बाली जाना चाहिए था, वहां का मौसम कितना अच्छा होता, या मुझे केरला जाना चाहिए था। क्योंकि आपने मनाली चुना, आपने बाकी के 999 खूबसूरत विकल्पों को ठुकरा दिया। और यह जो 999 विकल्पों का बोझ है, ये आपके मनाली के मजे को भी किरकिरा कर देता है। इसे कहते हैं बायर्स रिमोर्स या खरीदार का पछतावा। बैरी श्वार्ट्ज समझाते हैं कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होती हैं तुलना करने के लिए, उतना ही हम अपने चुने हुए विकल्प में कमियां निकालने लगते हैं। द टेक अवे। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि चॉइस की अधिकता हमारे आनंद को कम कर देती है। जब हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम क्या खो रहे हैं, तो हम उस चीज का मजा नहीं ले पाते जो हमारे पास है। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, इसे हम कैसे सुधारें? इसका उपाय बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता। अगली बार जब आप कोई फैसला लें, चाहे वो कोई छोटी चीज खरीदना हो या कहीं घूमने जाना हो, तो अपना ध्यान इस बात से हटा लीजिए कि उसमें क्या कमी है, बल्कि अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाइए कि उसमें क्या अच्छा है। अगर आप एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और सब्जी थोड़ी तीखी है, तो यह सोचने के बजाय कि काश मैंने पास्ता ऑर्डर किया होता, ये सोचिए कि कम से कम मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ बैठा हूँ, माहौल कितना अच्छा है और रोटियां कितनी ताज़ी हैं। ये एक मानसिक स्विच है जिसे आपको ऑन करना होगा। जब भी आपका दिमाग तुलना करना शुरू करे, उसे रोकिए और कहिए, नहीं, जो मैंने चुना है वो मेरे लिए बेहतरीन है। यह आदत धीरे धीरे आपके रिग्रेट यानी पछतावे को खत्म कर देगी।
10 यार। आदत पड़ी एच जाने का अभिशाप, द कर्स ऑफ अडेप्टेशन। दोस्तों, इंसानी दिमाग की एक बहुत अजीब फितरत होती है। हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। याद कीजिए, जब आपने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी या अपना पहला महंगा स्मार्टफोन खरीदा था। शुरुआत के कुछ दिन आपको कैसा लगा था? आप शायद उसे बार बार पोंछते थे, सबको दिखाते थे। आपको लगता था कि दुनिया की सारी खुशियां इसी में हैं। लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ? यह है कि वो नई गाड़ी बस एक गाड़ी बन गई जिसे आप रोज ऑफिस ले जाते हैं। वो नया फोन बस एक फोन बन गया जिस पर आप कॉल करते हैं। उसकी चमक फीकी पड़ी एच गई। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं हिडोनिक अडेप्टेशन, यानी हमें अच्छी चीजों की आदत पड़ी जाती है, और जब आदत पड़ी जाती है तो वो हमें खुशी देना बंद कर देती है। समस्या यह है कि हम अपने फैसलों से यह उम्मीद लगा बैठते हैं कि वो हमें हमेशा खुश रखेंगे। हम सोचते हैं बस एक बार मेरी प्रमोशन हो जाए फिर तो लाइफ सेट है, या बस एक बार बड़ा घर मिल जाए फिर मैं हमेशा खुश रहूंगा। हम मेहनत करते हैं, चुनाव करते हैं, उस चीज को हासिल करते हैं, हमें थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है और फिर हम वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हम दौड़िए तो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। और विकल्पों की दुनिया में यह और भी खतरनाक है, क्योंकि जब नई चीज पुरानी लगने लगती है तो हम तुरंत बाजार की तरफ देखते हैं जहां हजारों नए और चमचमाते ऑप्शंस हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हम फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। द टेक अवे यहाँ सबक ये है कि कोई भी बाहरी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑप्शन आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकता। नई चीजों का रोमांच खत्म होना तय है। यह कोई खराबी नहीं है, यह इंसान होने का स्वभाव है। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। तो हम क्या करें? इसका समाधान ये है कि आप अपनी उम्मीदों को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखें। जब आप कोई नई चीज खरीदें तो खुद को पहले ही बता दें, यह गाड़ी मुझे आज बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन 2 महीने बाद यह मेरे लिए सामान्य हो जाएगी, और यह ठीक है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि चीजों का रोमांच कम होगा ही होगा, तो आप निराश नहीं होते। और एक बहुत ही शानदार टेक्निक है जो आप ट्राई कर सकते हैं। इसे कहते हैं कॉन्शियस रिकॉल। हफ्ते में एक बार जानबूझकर याद कीजिए कि उस चीज के बिना आपकी जिंदगी कैसी थी। अगर आपके पास एक अच्छी वॉशिंग मशीन है तो याद कीजिए कि कैसे आप हाथ से कपड़े धोते थे या धोबी का इंतजार करते थे। जब आप उस पुराने कष्ट को याद करेंगे तो अचानक आपकी पुरानी मशीन आपको फिर से नई और कीमती लगने लगेगी। चीजों को ग्रांटेड लेना बंद कीजिए और देखिए कैसे पुरानी चीजों में भी नई खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। चैप्टर 5, तुलना का खेल और सामाजिक दबाव, सोशल कंपैरिजन एंड स्टेटस। अब हम उस बीमारी की बात करेंगे जिसने आज के जमाने में सबसे ज्यादा लोगों को दुखी कर रखा है। वो बीमारी है कंपैरिजन, यानी तुलना। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि हम अपनी खुशी का मूल्यांकन खुद से नहीं करते बल्कि दूसरों से करते हैं। अगर आप एक पुरानी मारुति कार चलाते हैं और आपके आसपास के सभी लोग पैदल चलते हैं तो आप खुद को राजा महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप वही मारुति चलाते हैं और आपके आसपास के सभी लोग मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं तो आप खुद को गरीब और असफल महसूस करेंगे। गाड़ी वही है लेकिन आपकी खुशी बदल गई। क्यों? क्योंकि आपने कंपेयर किया। और आज के सोशल मीडिया के दौर में यह तुलना एक महामारी बन चुकी है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहां देखते हैं कि आपका दोस्त मालदीव में छुट्टियां मना रहा है, किसी ने नई कार ली है, कोई महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, और तुरंत आपको अपनी जिंदगी फीकी लगने लगती है। विकल्पों की अधिकता इसे और बुरा बना देती है। जब आपके पास हजारों रास्ते होते हैं तो आप हमेशा दूसरों को देखकर सोचते हैं, शायद उसने सही रास्ता चुना और मैं पीछे रह गया। मैक्सिमाइजर्स के लिए यह सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। वो हर वक्त अपनी रैंक चेक करते रहते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों,
ये एक ऐसी दौड़ है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपसे ऊपर हमेशा कोई ना कोई होगा। द टेक अवे, इस अध्याय का निचोड़ यह है कि सोशल कंपैरिजन खुशी का चोर है। दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से तुलना करना बेवकूफी है। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, इस जाल से कैसे निकले? सबसे पहला और कड़वा कदम, अपने सोशल मीडिया यूसेज को कम कीजिए। यह सुनने में पुराना लगता है, लेकिन यह सबसे कारगर है। दूसरा कदम, अपने लिए गुड एनफ की परिभाषा खुद तय कीजिए। दुनिया को मत करने दीजिए। एक एक्सरसाइज कीजिए, एक डायरी लीजिए और उसमें लिखिए कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है। क्या इसका मतलब बढ़ा घर है, या इसका मतलब परिवार के साथ शांति से बिताया गया समय है? जब आपकी अपनी परिभाषा साफ होगी, तो पडिडी हौसी की नई कार देखकर आपको जलन नहीं होगी। आप कहेंगे, बहुत बढ़िया, उसके पास नई कार है, लेकिन मेरे पास सुकून है जो मुझे चाहिए था। अपनी दौड़ खुद दौड़ दिए, दर्शकों की तालियों के लिए मत भागिए। चैप्टर 6, अवसाद और सीखी हुई लाचारी, डिप्रेशन एंड लर्न्ड हेल्पलेसनेस। किताब के आखिरी हिस्सों में लेखक एक बहुत ही गंभीर विषय उठाते हैं, डिप्रेशन पिप। ये एक बहुत बद्धा विरोधाभास है कि आज हम इतिहास के सबसे समृद्ध और आजाद दौर में जी रहे हैं, फिर भी डिप्रेशन और आत्महत्या की दरें इतनी ज्यादा क्यों हैं? बैरी श्वार्ट्ज इसका कारण अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ ब्लेम को मानते हैं। पुराने जमाने में जब विकल्प नहीं होते थे और अगर कुछ गलत हो जाता था तो हम किस्मत को दोष दे देते थे। क्या करें, भगवान की मर्जी थी। लेकिन आज जब सब कुछ हमारे हाथ में है, हम अपना करियर चुन सकते हैं, अपना पार्टनर चुन सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चुन सकते हैं। तो अगर हम असफल होते हैं तो हम किसे दोष देते हैं? सिर्फ और सिर्फ खुद को। हम सोचते हैं, मेरे पास सारे मौके थे, फिर भी मैं फेल हो गया। इसका मतलब मुझ में ही कोई कमी है। और ये जो खुद को कोसने की आदत है, ये हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जिंदगी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट चॉइसेस उपलब्ध हैं। और जब जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, जो कि कभी नहीं हो सकती, तो हम टूट जाते हैं। द टेक अवे, सबक ये है कि अपनी असफलताओं के लिए खुद को इतना ज्यादा जिम्मेदार मानना बंद कीजिए। कभी कभी गलतियां होती हैं, कभी कभी फैसले गलत निकलते हैं, और यह सामान्य है। ये आपकी कमी नहीं है, ये जीवन की जटिलता है। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, अपने आप को माफ करना सीखिए। अगली बार जब आपसे कोई गलत फैसला हो जाए, मान लीजिए आपने कोई बेकार फोन ले लिया या गलत जगह पैसे निवेश कर दिए, तो शीशे के सामने खड़ी डीढ़े होकर खुद से कहिए, मैंने उस वक्त जो जानकारी मेरे पास थी उसके आधार पर सबसे अच्छा फैसला लेने की कोशिश की। अगर यह गलत निकला तो कोई बात नहीं, मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। अपनी उम्मीदों का बोझ अपने कंधों से उतार दीजिए। आप देखेंगे कि सांस लेना कितना आसान हो गया है। कंक्लूजन, सादगी की ओर वापसी। कंक्लूजन तो दोस्तों, हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने जाना कि कैसे विकल्पों की बार हमें कंफ्यूज कर रही है, कैसे हम मैक्सिमाइजर बनकर अपनी खुशी का गला घोंट रहे हैं, कैसे तुलना और पछतावा हमें जीने नहीं देते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चाबी अभी भी आपके हाथ में है। इस पूरी किताब का सार या समरी बस एक लाइन में यह है, अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए अपने विकल्पों को जानबूझकर कम कर दीजिए। जी हाँ, यह उल्टा लगता है, लेकिन यही सच है। एक मछली पानी के अंदर ही आजाद है। अगर आप उसे पानी से निकालकर पूरी दुनिया की आजादी दे देंगे तो वो मर जाएगी। उसी तरह हम इंसान भी कुछ सीमाओं के भीतर, कुछ रूल्स के भीतर और सादगी के भीतर ही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। तो आज से, अभी से एक नई शुरुआत कीजिए। एक सेटिस्फाइसर बनिए। जो चीज काफी अच्छी है उसे अपना लीजिए। 2, ऑप्शंस कम कीजिए। जानबूझकर उन चीजों को इग्नोर कीजिए जो जरूरी नहीं है। 3, ग्रेटिट्यूड रखिए। जो मिला है उसमें खुशी ढूंढिए। 4, कंपेयर मत कीजिए, अपनी कहानी खुद लिखिए। मोटिवेशन टू एक्ट,
दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। उसे यह सोचने में बिताने के लिए कि मैं कौन सा शैम्पू खरीदूं या मैं कौन सा शो देखूं। अपने फैसलों को छोटा कीजिए ताकि आप अपनी जिंदगी को बड़ा बना सकें। आज ही अपने फोन से वो सारे शॉपिंग ऐप्स हटा दीजिए जिनकी आपको जरूरत नहीं है। आज ही तय कीजिए कि आप अपनी जिंदगी को सिंपल बनाएंगे। याद रखिए, असली आजादी बहुत कुछ चुनने में नहीं है, बल्कि यह चुनने में है कि आपको क्या नहीं चुनना है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं, आपका दोस्त हूं, रोहित। और उम्मीद करता हूं कि आज से आप सबसे अच्छा नहीं, बल्कि सबसे सही चुनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।